नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन से लागू हुए नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुक सेलर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इसी तरह ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को 0 से 5% के दायरे में रखा गया है और जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को लाभ हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। वहीं त्योहारों के सीजन में ये बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है और इस रिफॉर्म से यहाँ की अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलेगी। होना चाहिए और इससे बाजार को और मजबूती प्रदान होगी। और उन लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किस किस आइटम में कितनी छूट मिल रही है, उन्होंने बकायदा उसकी रेट लिस्ट लगा करके इसका लाभ दे रहे हैं। सभी लोग अगर इस प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे, आम उपभोक्ता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती से प्राप्त होगी और विकसित भारत की आधारशिला के लिए इस प्रकार की रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक थे। इस न्यू जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हर तबके के लोगों को जिसका लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो छात्रवृत्ति फरवरी और मार्च से दी जानी थी, वो इस बार सितंबर से दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के आईजीपी में 26 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। समय से पहले छात्रवृत्ति देने का मकसद है कि स्टूडेंट्स को उसका पूरा लाभ मिल सके। इस बात की जानकारी प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। नरेंद्र कश्यप के मुताबिक इस बार 4 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा और इस दौरान जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भी मंत्री ने अपनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण, एमएलए, एमपी, सांसदगण जीएसटी रिफॉर्म की सूचना आम जनमानस में देने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से जीएसटी स्लैब में 2 स्लैब को समाप्त किया है, कर में कमी की है, घरेलू चीजें हैं, रसोई की चीजें, उन सबको टैक्स फ्री किया है, उससे देश के लोगों में उत्साह है, खुशी है, दीपावली का माहौल है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं इस काम के लिए और हम निश्चित करेंगे कि जीएसटी रिफॉर्म का लाभ उपभोक्ता को भी मिले, व्यापारियों को भी मिले, ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। एक युवक को सीएम योगी की फोटो के साथ में छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया है। बलरामपुर जिले में सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभद्र फोटो वायरल करने का एक मामला प्रकाश में आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है और आरोपी की फेसबुक आईडी को तत्काल बंद कराकर विवादित कंटेंट हटवाया गया है। जांच में पता चला है कि उक्त आपत्तिजनक फोटो निसार की फेसबुक आईडी से अपलोड किया गया था। आरोपी ने मुख्यमंत्री की तस्वीर को शुगर से जोड़कर हाथ में आम पकड़े हुए विद्रूप रूप दिखाते हुए वायरल किया था और इस अभद्र पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। वहीं बलरामपुर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है और जांच में पता चला है कि कोतवाली देहात के नहरबालागंज का रहने वाला और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए कंटेंट बनाने का ये व्यक्ति काम करता था।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के चित्र को विद्रूपित किया गया था। इसकी तत्काल जांच की गई तो ये निसार अली सलमानी नाम के फेसबुक आईडी से चलाया जा रहा था। निसार अली नहरवाड़ागंज कोतवाली देहात बलरामपुर का रहने वाला है। जांच करने के पश्चात तत्काल इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर जेल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई के बाद मुरादाबाद में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। देर रात मुरादाबाद सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अपने आवास पर पहुंची सपा सांसद रुचि वीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और न्यायपालिका की जीत का दिन है। सांसद रुचि वीरा ने कहा कि आजम खान के 23 महीने से भी ज़्यादा समय जेल के अंदर बिताए हैं और जेल में तन्हाई का एक एक दिन काटना कितना कठिन होता है इसका अंदाज़ा हर कोई लगा सकता है। लेकिन आज ये खुशी का दिन है कि उन्हें आज़ादी मिल चुकी है और ये जनता की दुआओं और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ न्यायपालिका का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने आजम खान साहब के लिए दिन रात दुआ की। उत्तर प्रदेश संभागीय परिवहन कार्यालय हरदोई में व्याप्त भ्रष्टाचार और दलालों के वर्चस्व को लेकर युवा कांग्रेस ने जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि आरटीओ कार्यालय पूरी तरह से दलालों के कब्जे में आ चुका है और बिना उनकी मदद के कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। युवा कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पंजीयन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक के हर काम में दलालों द्वारा मोटी रकम वसूली जाती है। यहाँ तक कि मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज भी फर्जी तरीके से तैयार कर लाइसेंस जारी कराए जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने यहाँ तक कह दिया कि कार्यालय में विभागीय कर्मचारी और दलालों की मिलीभगत से आम जनता का शोषण किया जा रहा है। उप संभागीय परिवहन कार्यालय हरदोई दलालों का एजेंटों का अड्डा बन गया है। दीपक ट्रेड लिंक के साथ मिलकर कमीशनबाजी करके डीएल जारी किए जाते हैं। यहाँ तक हमारे पास, हम तो कह रहे हैं आप जाइए, आप जाकर उनसे पूछे, एक दिन पूछिए कि एक दिन का जो लाइसेंस जारी हुए हैं वो ये बता दें कि उन लोगों ने प्रशिक्षण कब प्राप्त किया, ड्राइविंग में परीक्षा कब पास की, टेस्ट ड्राइव कब पास की। वो एक दिन जो लाइसेंस जारी हुआ अपने मन से वो डेट बता दे। अन्यथा हम लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन नेताओं के लाइसेंस नंबर है, उनके परिवार जो लाइसेंस नंबर, जिन्होंने बिना प्रशिक्षण लिए, बिना दीपक ट्रेनिंग में ट्रेनिंग किए, बिना क्या नाम टेस्ट ड्राइव पास किए, बिना टेस्ट ड्राइव पास किए उनके लाइसेंस यहाँ से जारी हुए। बेहतर होगा आरआईओ आरटीओ वो खुद नाम जारी कर दें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस लोग वो वीडियो और लाइसेंस और सब नंबर हम लोग जारी कर दें। कैसा यहाँ दलाली अड्डा बना हुआ है। पूर्वांचल के सबसे बड़े पुल कहे जाने वाले टांडा कुलवारी पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसकी कार्य प्रगति काफी धीरे है। एपीएन न्यूज की टीम जब मौके पर निरीक्षण करने के लिए पुल के पास पहुंची तो वहां के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि कार्य इस गति से अगर चलता रहा तो सालों लग जाएंगे। दरअसल बस्ती जिले के कलवारी टांडा पुल के मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से ये कार्य चल रहा है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों को 1 वर्ष तक आवागमन में लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। वहीं कार्यदायी संस्था इस कार्य को कराने के लिए 6 माह का समय लिया गया है और आपको बता दें कि 1.19 अरब रुपए से बना पुल 12 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया है। कलवारी टांडा पुल का 2005 में निर्माण शुरू हुआ था और 2013 में सपा सरकार शिवपाल यादव ने इसका उद्घाटन किया था। वहीं 10 वर्ष बाद ही पुल में कई जगह दरारें आ चुकी हैं। अब हमारे लोग का कौन दिक्कत, हमारे लोग का तो गरीब गाड़ियां नहीं है, यहाँ पर व्यापार जेकर आवे खाए दिया ऐसा पैसा से सब परेशान है। तो भैया कब से कब बचो, लाखों आदमी सब्जी यहाँ पर व्यापार से आना अलग आना। अब भाई दूध बेचे थे, हम बहुत बताओ थे कि आओ जा थे, हम में नहीं परेशानी वे। और इसको टाइम लिए हैं 3 महीना, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 महीना नहीं, लगभग साल भर से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए काम वाम सब बंद हुआ है, काम कर ही नहीं रहे हैं, जेसीबी लगा करके खुदाई कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए मशीन से हाथ वाली मशीन से अगर खुदाई कर रहे हैं तो मान के चलिए 3 या 4 मशीन से कर रहे हैं तो इतना लंबा पुल है, एक लगभग 2 किलोमीटर के एवज में ये पुल है।
और बताइए इतना धीरे तरीके से काम कर रहे हैं तो कैसे काम होगा। यही हम लोगों को दिक्कत है और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जो है इस पे ध्यान दें और इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने का कष्ट करें। हमीरपुर जिले में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों पर कार्यवाही करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में मौदाहा कोतवाली पुलिस ने 9 दिन पहले ही बीच बाजार गोलीकांड में शामिल 2 आरोपियों को मुठभेड़ में दबोच लिया था। मुठभेड़ कपसा गांव के पास हुई थी और मुठभेड़ के दौरान अपराधियों के पैर में पुलिस की गोली भी लगी है। दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 23/9/2025 को समय करीब 8 बजे प्रभारी निरीक्षक मौदा और उनकी टीम को सूचना मिली कि थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 315/25 धारा 109 BNS आदि से संबंधित अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज पुत्र नौखेलाल और आकिब उर्फ बाबू पुत्र रहमान निवासीगंज रागौल कस्बा मौदा ग्राम कपसा के पास स्थित पहाड़िया दाई मंदिर के पास जंगल में देखे गए हैं। पुलिस टीम द्वारा वहां पर पहुंचकर तलाश की गई तो अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षात्मक गोली चलाई गई, जिससे अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज के बाएं पैर पर व आकिब उर्फ बाबू के दोनों पैरों पर गोली लगी है। उन्हें बेहतर इलाज हेतु CHC मौदा भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम आठसैनी में एक झगड़े में 45 वर्षीय संजय की मौत का मामला सामने आया है। मृतक संजय ग्राम आठसैनी का रहने वाला है, जो अपने ही गांव में मिठाई की दुकान चलाया करता था। करीब 11 बजे गांव के ही 3 युवक बाइक से उसकी दुकान पर पहुंचे और दुकान पर रखी हुई जलेबी उठाकर खाने लगे, जिसका विरोध मृतक संजय के भतीजे सचिन ने किया और इसके बाद कहासुनी होने लगी और आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और झगड़े की आवाज़ सुनकर संजय मौके पर पहुंचा। वहीं बीच बचाव करने लगा, जिसमें अपराधियों ने संजय की जमकर पिटाई भी कर दी। इसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। परिवार और गांव के लोग घायल संजय को लेकर अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही संजय ने दम तोड़ दिया। ग्राम आठसैनी में आज सवेरे 2 व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हुआ था। उसका कारण भी स्पष्ट नहीं है। किसी बात को लेकर के कुछ टेंशन हुई थी, उसमें उन्होंने बीच बचाव भी किया था और उसके बाद में बताया जाता है कि अचानक से थोड़ी देर बाद इनके चेस्ट में पेन उठा और उसको लोकल यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया गया और उसके बाद में जब यहाँ पे वो बेटर नहीं हुए तो फिर गढ़ लेके जा रहे थे, बताते रास्ते में उनकी डेथ हो गई। ज़ाहिरा तौर पर कोई जो हम जो नेकेड आई से देख रहे हैं तो ऐसा कोई चोट नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हमने फील्ड यूनिट बुलाई है जो कि हमारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करेगी और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मृत्यु का सही कारण पता चलेगा। इसमें तहरीर आने पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पनियारा थाना क्षेत्र के गांव में पुरानी रंजिश के कारण युवक को रस्सी से बांधकर मारने पीटने का एक वीडियो मंगलवार को खूब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में 1 मिनट 8 सेकंड का फुटेज आया है और वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथ में टॉर्च लिए हैं और कुछ लोग बारी बारी से युवक को मारते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के संबंध में बताया गया है कि राजकुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश में उसे स्कॉर्पियो सवार लोगों ने रात्रि में उठा लिया था और अपने चिन्हित स्थान पर ले जाकर चोर चोर कहकर उसे मारने लग गए। वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है और कारण क्या है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस इस विषय की जांच कर रही है। वहीं मामले में थाना अध्यक्ष पनियारा आशीष कुमार सिंह ने कहा है कि उक्त प्रकरण में नामजद 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। महाराजगंज में अज्ञात हमलावरों ने एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर डाली है। लहूलुहान घर के पीछे देखकर परिजनों के होश उड़ गए हैं और महिला को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल और वहां से BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर उसे रेफर कर दिया गया है। बुजुर्ग महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक विभाग की टीम भी अभी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही घटना का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।
हम लोग को नहीं सुना। एसओ साहब खुद के फ़ोन किए एम्बुलेंस के पास, एम्बुलेंस वाले लगभग 2 घंटे के बाद आए। उसके बाद आए तो उनको रिफ़र, डॉक्टर कागज़ पहले बना कर रखे हुए थे, ले गए महाराजगंज रिफ़र किए। 6 रास्ते हम लोग गए थे। अच्छा, क्या आप देखे वहाँ पे क्राइम सीन? वहाँ पर देखे कि गला कटा हुआ था, उनका पति गले को पकड़ के बैठे थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कुंदरकी क्षेत्र में आम के बाग में युवा का खून से लथपथ शव मिला हुआ है और जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। वहीं सैलून चलाने वाले अजीम की मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और या उसने खुदकुशी की है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। दरअसल जिले में बुधवार सुबह का माहौल उस वक्त खौफनाक बन गया जब थाना कुंदरकी क्षेत्र के एक बाग में युवक का लहूलुहान शव बरामद किया गया है। शव देखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है और मौके पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई है। मृतक की पहचान अजीम उर्फ लाला के रूप में हुई है। अजीम पेशे से सैलून चलाता था और परिवार का भरण पोषण करने वाला ये युवक रहस्यमय हालात में मृत पाया गया है। हाईवे थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 25,000 का इनामी अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश गैंगस्टर नेत्रपाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। वहीं पैर में गोली लगने से गैंगस्टर घायल हुआ है। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है उसे और आगरा और मथुरा में दर्जनों चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे उस पर दर्ज किए गए हैं। करीब 2 दर्जन चोरी के मुकदमों का ये मास्टरमाइंड रहा है। आपको बता दें कि मथुरा व आगरा पुलिस के लिए सिरदर्द बना ये बदमाश लंबे समय से वांछित चल रहा था। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल भी भेजा गया है। आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को थाना हाईवे एवं एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। तभी रात्रि करीब 3 बजे मुखबिर ने सूचना दी कि थाना हाईवे पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 739/25 में वांछित चल रहे अभियुक्त आज फिर से चोरी करने की फिराक में पुष्पांजलि कॉलोनी के पास आया हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर के बताए गए स्थान की घेराबंदी शुरू की गई। खुद को पुलिस से गिरता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी संयमित रूप से फायरिंग की, जिसमें कि उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। घायल व्यक्ति ने अपना नाम नेत्रपाल निवासी आगरा बताया, जो कि थाना हाईवे महोबा में नवरात्रि के पावन पर्व पर मां चंडिका उत्सव समिति द्वारा गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने भी गरबा नृत्य में सहभागिता कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया है और शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं, बालिकाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया है। आयोजित गरबा नृत्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अच्छी पहल मानी जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।